हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल शेयर ओमिल जान। और बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दिस इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन समझाया था, जिसके अंदर हम लोग एंटायर डिटेल के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको COGS एंड ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन देखा था और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब बच्चों, आज वाले मेथड जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, इसमें हम लोग कुछ मेथड्स देखेंगे इन्वेंट्री को वैल्यू करने के, कि कौन कौन से देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड या टेक्निक से इन्वेंट्री को वैल्यू करने की, ठीक है ना। अब बच्चों, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन टेक्निक को हमेशा ध्यान रखना, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, पहले मेरी बात ध्यान से समझना। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन टेक्निक को बच्चों हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वो मेथड जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड हो, और एक वो मेथड विच इज बेस्ड ऑन नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम। मेरी बात फिर से समझना। देखो बच्चों, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन टेक्निक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड सेकंड इज नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अब दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्या कंसेप्ट है दोनों मेथड का, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। अभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना, जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझो। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक फूड ग्रेन की शॉप है, एक फूड ग्रेन मर्चेंट है और उसके पास गेहूं पड़ा हुआ है। अब मान लो ये छोटा, उसके पास में ये गेहूं के स्टॉक पड़ा हुआ है, गेहूं का क्लोजिंग स्टॉक है। सबसे पहले एक चीज समझना, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे हमने परचेज किया था उस पे वैल्यूएशन करना। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट ऑलरेडी हम इनकर कर चुके हैं उसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हमारी जिसका परचेज प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये समझ लो, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो हमारी परचेज प्राइस है वो इन्वॉल्व रहेगी यहां पर, और यहां पर परचेज प्राइस इन्वॉल्व नहीं रहेगी। अब मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक का आपको एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो एक फूड ग्रेन मर्चेंट है जिसके पास गेहूं का स्टॉक पड़ा हुआ है, और मान लो एक मर्चेंट है जो कार में डील कर रहा है, इसके पास गेहूं का स्टॉक पड़ा हुआ है, व्हीट का स्टॉक पड़ा हुआ है, और इसके पास अलग अलग कार का स्टॉक है। मान लो मारुति कार का शोरूम है, इसके पास अलग अलग वेरिएंट के मॉडल खड़े हुए हैं कार के, ठीक है ना। अज्यूम करो इसके पास देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग मॉडल्स खड़े हैं कार के। अब आप मेरे को दोनों तरह की इन्वेंट्री, इसके पास भी कुछ इन्वेंट्री बचती है, इसके पास भी कुछ इन्वेंट्री है। सबसे पहले आप एक चीज समझना, इसकी जो इन्वेंट्री है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ये मिक्सेबल नेचर की इन्वेंट्री है। ये एक दूसरे मिक्स हो जाएगी तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पुराना है ये नया है। लेकिन इसके अंदर आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि ये इन्वेंट्री, ये आइडेंटिफाइबल इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री चेंज नहीं हो सकती है। ये इन्वेंट्री मिक्स होगी तो चेंज आराम से हो जाएगी। तो जब हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक को सीखते हैं तो सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में एक ही मेथड हम लोग देखेंगे, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये मैं जब तुमको समझाऊंगा तब मैं समझा दूंगा आगे। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में एक ही मेथड देखेंगे, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं है, बट स्टिल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर एक ही मेथड है, हिस्टोरिकल एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। बट जब हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, पहले हमको चेक करना पड़ेगा इन्वेंट्री का नेचर क्या है। क्या इन्वेंट्री इस नेचर की है जो मिक्स हो जाएगी तो चेंज हो जाएगी, या इन्वेंट्री इस नेचर की जो मिक्स होकर के भी चेंज नहीं हो सकती है। आज कारों का स्टॉक पड़ा है तो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाएगी कार है, वो मिक्स होकर चेंज नहीं हो सकता है। बट फूड ग्रेन वाले के यहाँ गेहूं का स्टॉक पड़ा है तो मिक्स होकर चेंज हो जाएगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर दो तरह की इन्वेंट्री की हम लोग बात करेंगे। एक तो वो इन्वेंट्री जो इंटरचेंजेबल है, और एक वो इन्वेंट्री जो इंटरचेंजेबल नहीं है। अब बच्चों, मान लो इन्वेंट्री ऐसी है विच कैन बी इंटरचेंजेबल, मान लो ये वाली इन्वेंट्री है विच कैन बी मिक्स एंड कैन बी इंटर, जो चेंज हो सकती है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेनली 3 टेक्निक से होगा। अगर इन्वेंट्री ऐसी है जो इंटरचेंज हो सकती है, जो मिक्स होकर के चेंज हो जाएगी, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 3 मेथड्स है। पहला मेथड है फीफो, दूसरा मेथड है लीफो, और थर्ड मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। ये तुमको अभी नाम नए लग रहे होंगे। फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर इन्वेंट्री ऐसी है जो इंटरचेंजेबल है तो वहां पर ध्यान रखना, पहला मेथड यूज होगा फीफो
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक मेथड यूज होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक मेथड यूज होता है जिसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। ये मैं सब वन बाय वन समझाऊंगा, अभी तुम सिर्फ समझ लेना। और अगर इन्वेंट्री ऐसी है जो इंटरचेंजेबल नहीं हो सकती, तो यहां पे तो आप आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली कर सकते हो कि ये इन्वेंट्री पिछले साल की है, इन्वेंट्री इस साल की है। तो यहां पर यूज होगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, यहां पर यूज होगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ईच एंड एवरी मेथड हम लोग वन बाय वन करते हैं। जैसे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर अलग अलग कार का स्टॉक था, जहां पे हमने कार के अंदर कॉस्ट अलग देखी थी, एनआरवी अलग देखी थी, और एक एक कार का अलग अलग वैल्यूएशन कर रहे थे। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर रहे थे, मेरे को पता है इस कार की कॉस्ट अलग है, एनआरवी अलग है, इन्वेंट्री आइडेंटिफाइड है। और इन्वेंट्री ऐसी जो आइडेंटिफाइड नहीं है तो वहां पे तीन मेथड लगते हैं, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज मेथड। तो पहले एक बार इसका नोटिंग करते हैं, फिर ईच एंड एवरी मेथड को वन बाय वन समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाओ इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक। दो मेथड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जहां पे परचेज प्राइस इन्वॉल्व है, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट जहां पे परचेज प्राइस का कुछ लेना देना नहीं है। इन्वेंट्री नॉट इंटरचेंजेबल, जो इन्वेंट्री इंटरचेंज नहीं हो सकती, इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल, जो इन्वेंट्री इंटरचेंज हो सकती है। इसमें एक मेथड है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। अब इन्वेंट्री नॉट चेंजेबल मेनली इंक्लूड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, वहां जो चेंज नहीं हो सकती वहां तो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करो, वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। एंड इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री इंक्लूड फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। अब वन बाय वन सारे मेथड हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों जो मेथड हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से। मैं इस वीडियो में आपको बच्चों नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का एक तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड पढ़ाऊंगा, और एक आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड पढ़ाऊंगा जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट का देखा। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये वाला हिस्टोरिकल कॉस्ट में था, ध्यान रखना, ठीक है ना। दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। नॉन हिस्टोरिकल में पहला मेथड जिसका नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब बच्चों एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड बेसिकली क्या बोलता है, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मेरी बात फिर से समझना, नॉन हिस्टोरिकल मेथड ये बोलता है अगर हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक की, एक तो ये ध्यान रखना अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो क्लोजिंग स्टॉक की जो सेल्स वैल्यू है, जो क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज माइनस कर दो। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड बेसिकली ये बोलता है कि अगर आपको इन्वेंट्री इस मेथड से निकालनी है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के थ्रू अगर अपने को इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है, इस मेथड को एक नाम और ध्यान रखना, रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी कहा जाता है। ये मेनली वहां पे सूट होता है जहां पे बहुत बड़े आइटम होते हैं और जिनका मार्जिन परसेंटेज लगभग लगभग सेम होता है। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के अंदर क्या करना है, अगर अपने को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना है, जो सेल वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की उसमें से ग्रॉस मार्जिन जो परसेंटेज है, कैसे निकालेंगे इसको, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज जीपी अपॉन सेल्स करके, आइडिया है ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, उसको निकालने का तरीका है जीपी अपॉन सेल। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस है उसमें से ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज माइनस करेंगे तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। मतलब ये मेथड ये बोलता है कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो क्लोजिंग स्टॉक की जो फाइनल सेल्स वैल्यू है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज घटा दो, तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर वैल्यू एज पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू माइनस ग्रॉस मार्जिन का जो परसेंटेज है वो माइनस करेंगे तो वो जो बचेगा वो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगी एज पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एक तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना इस मेथड के अंदर जब हम जीपी मार्जिन निकालते हैं तो जीपी मार्जिन निकालने का तरीका है जीपी अपॉन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। पहले इसको नोटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको वापस डिटेल में क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड हेडिंग लगाओ।
दिस मैथड डज नॉट कंसिडर परचेज कॉस्ट इनकर्ड टू एक्वायर द गुड्स। मैंने अभी बताया ये मेथड परचेज कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेगा। इस नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में दो मेथड है, एक तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये वाला अभी हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है। Adjusted selling price method is also in a retail inventory method, and value of closing stock as per this method will be sale value of inventory less gross margin percentage. तो this would be your value of closing stock. एक क्वेश्चन समझाता हूं। जीपी का मैंने आपको तरीका बता दिया, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है ना। ये इस तरह जीपी अपॉन सेल निकालेंगे अपन लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा आपको ना। तो बच्चों वी आर डिस्कसिंग इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ऑफ आईसीआई मटेरियल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर है, और इसका पेज नंबर जो है मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं बच्चों, इट विल बी पेज नंबर 4.12, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना क्वेश्चन पे। मेसर्स एक्स वाई एंड जेड आर इन रिटेल बिजनेस। मेसर्स एक्स वाई जेड एक कंपनी जो रिटेल बिजनेस में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। गुड रिसीव फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, मतलब इसमें ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स एडजस्ट होना बाकी है। अमाउंट है 15,75,500। ट्रेड डिस्काउंट 3% है, सेल टैक्स 11% है। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500। सेल्स का वैल्यू गिवन है 22,45,500। अब यहां पर यह ध्यान रखना, देखो मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, एक मिनट में पढ़ लेता हूं पहले। सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,35,000, हमको डायरेक्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री की सेल प्राइस गिवन है 235, और ये जो सेल है 22,45,500, ये टोटल परचेज है। ये ध्यान रखना, दिस इज योर टोटल परचेज 15,75,500, मतलब इसी में से सेल भी होगा और इसी में से क्लोजिंग स्टॉक भी बच रहा है। मेरी बात फिर समझना, इसी में से सेल भी हुआ, इसी में से क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ठीक है ना। फाइंड द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सेल में से, सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री में से ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज लेस करना है। तो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालने का तरीका जीपी अपॉन सेल। तो अपन पहले ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया उसका सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली सेल वैल्यू गिवन है 2,35,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री का, और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या बोलता है कि ये जो सेल वैल्यू है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, इसमें से जीपी का परसेंटेज घटा दो, यही बोलता है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या बोलता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की सेल वैल्यू है उसमें से जीपी का मार्जिन परसेंटेज हटा दो। अच्छा, जीपी तुमको निकालना आता है? अपन ट्रेडिंग बनाते थे, इधर लिखते थे बाय सेल्स, फिर लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इधर लिखते थे टू परचेज। तो ये जीपी आता था अपना, सबको ध्यान है। तो सबसे पहले मेरे को परचेज निकालना पड़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर मैं परचेज निकालता हूं तो परचेज क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि जो परचेज का वैल्यू है वो 15,75,500 है, जिसमें भी ट्रेड डिस्काउंट एक तो लगना बाकी है और सेल टैक्स जुड़ना बाकी है। ये ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बिल के, जो सेल टैक्स होता है वो हमेशा बिल के अमाउंट पे लगता है। सेल टैक्स जो आपका फाइनल बिल बनता है ना, उस पे लगता है। तो इस पे ऐड कर देना 11% और फिर ट्रेड डिस्काउंट घटा देना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सेल टैक्स का कोई डिस्काउंट नहीं दोगे। तो पहले इसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटाओ और फिर सेल टैक्स जोड़ो, तो वो टोटल परचेज आ जाएगी। पैकिंग गिवन है हमको, पैकिंग जोड़ दो तो इतनी टोटल गुड्स की कॉस्ट हो गई। उसमें से ये घटा दो तो जीपी आ जाएगा, और इस जीपी को सेल्स, टोटल सेल्स से डिवाइड करोगे तो जीपी का परसेंटेज आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये जो जीपी है यहां पर, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये क्लोजिंग स्टॉक की सेल्स वैल्यू है। तो ये जो जीपी है ये इसका और इसका दोनों का जीपी है, तो जीपी को सिर्फ सेल से डिवाइड मत करना, टोटल वैल्यू से डिवाइड करना जीपी को। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जीपी को सिर्फ सेल से डिवाइड कर रहे हैं। ये जीपी, ये क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू है, तो जीपी को टोटल ओवरऑल जीपी निकल रहा है अपना, ये भी सेल प्राइस है, ये भी सेल प्राइस है, तो इधर जो जीपी है उसमें इसका भी कंपोनेंट इंक्लूडेड है, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखो ध्यान से समझना। पहले वर्किंग नोट में जीपी का रेशियो निकाल लेता हूं। तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, अब कैसे निकलेगा? जीपी रेट का फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल इंटू 100, वैल्यू ऑफ टोटल परचेज, गुड रिसीव इतना हुआ, ट्रेड डिस्काउंट काट लिया हमने, फिर सेल टैक्स जोड़ दिया, तो ये हमारी टोटल परचेज की वैल्यू आ गई। पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन जोड़ा तो मेरा फाइनल जो वैल्यू है परचेज का वो आया 17,83,841।
यहां तक तो क्लियर है। टोटल परचेज की वैल्यू है 17,83,841, ये मेरी फाइनल ओवरऑल परचेज है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको मेरे को किसमें से लेस करना पड़ेगा? मैंने आपको अभी बताया ये जो परचेज है इसमें सेल्स का फिगर भी और क्लोजिंग स्टॉक भी इसी में से बचा हुआ है, तो ओवरऑल में से लेस करोगे तो जीपी आ जाएगा, और जीपी दोनों को इंक्लूड, दोनों का जीपी है, सेल्स का भी जीपी है। नॉर्मल जो अपन ट्रेडिंग बनाते हैं ना उसमें क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक सेल्स पे गिवन है, हमको कॉस्ट गिवन ही नहीं है। तो नॉर्मल जो अपन करते हैं ना जीपी अपॉन सेल, वो तब करते हैं जब क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे हो। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कुछ सेल्स वैल्यू है, तो मैं क्या करूं, टोटल सेल में से टोटल परचेज लेस करूं तो भी जीपी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, जीपी रेशियो निकालने के लिए सेल्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जोड़ी माइनस किया तो जीपी आता है 696659। टोटल सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस, ये क्योंकि सेल्स वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की, माइनस किया परचेज, तो टोटल मेरा जीपी इतना आया। इसको डिवाइड जब मैं सेल से करता हूं, सेल ये वाली वैल्यू दोनों को जोड़ करके आया, तो 28.09 मेरा जीपी का परसेंटेज आता है। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक की जो सेलिंग प्राइस है वो माइनस जीपी का परसेंटेज। मैंने भी बताया था आपको, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस क्या बोलता है, इन्वेंट्री की सेल वैल्यू माइनस जीपी का परसेंटेज। तो अपना इन्वेंट्री की जो वैल्यू है एज पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वो है 168,988। आई बात समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन फटाफट कॉपी कर लो इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी पूरा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसी पैटर्न पे, ठीक है ना। अब बच्चों देयर इज वन मोर इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ऑन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया, पेज नंबर 4.14 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7। सेल्स का वैल्यू गिवन है हमको 2 लाख, परचेज कॉस्ट गिवन है हमको 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक निल है, क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे 50,000। अपने को क्लोजिंग स्टॉक का एज पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस से इन्वेंट्री निकालना है। क्वाइट सिंपल है, जीपी निकाल सकता हूं, तो 2 लाख सेल्स, ये वाला 2 लाख प्लस 50,000 माइनस 2 लाख, ये 2 लाख, ये जो 2 लाख है ये सेल्स है बच्चों, और ये जो 2 लाख है ये आपका परचेज कॉस्ट है, तो आपका 50,000 रुपये का जीपी आता है, ठीक है। और इस जीपी को जब आप टोटल वैल्यू से डिवाइड करोगे, टोटल वैल्यू ध्यान रखना ये जीपी सेल्स का भी है क्लोजिंग स्टॉक का भी है, तो डिवाइड 250 से करना इनटू 100, तो ये आपका आता है 1/5 मतलब 20%। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल 50,000 माइनस 20%, योर क्लोजिंग स्टॉक वुड बी 50,000 माइनस 20%, तो दैट वुड बी 40,000 एज पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा 40,000 एज पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। तो बच्चों अब आफ्टर डिस्कसिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मेथड और करा रहा हूं। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, उसका एक ही क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, वो हम लोग देखेंगे। देखो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्वाइट सिंपल है, और मैं आपको बेसिक तो पहले बता चुका हूं, पहले इसकी नोटिंग कर लेते हैं फिर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइंग द इन्वेंट्री ऑन 1-to-1 बेसिस। ये मेथड क्या करता है, इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करता है 1-to-1 बेसिस पे, एंड मेनली यूज फॉर एक्सपेंसिव मेडिकल इक्विपमेंट, कार, ट्रक, जो एक दूसरे विच आर नॉट इंटरचेंजेबल। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देना, विच आर नॉट इंटरचेंजेबल, जो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइंग द इन्वेंट्री ऑन 1-to-1 बेसिस एंड यूज फॉर एक्सपेंसिव मेडिकल इक्विपमेंट, कार, ट्रक विच आर नॉट इंटरचेंजेबल, ठीक है। अब इसमें इन्वेंट्री वैल्यू कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आईसीए बुक के अंदर, वो ध्यान दे दो। 3 तरह की इन्वेंट्री है, पी, क्यू एंड आर। कॉस्ट गिवन है 38, 29, 17, ये सब लैक्स में है ना, और इनकी एनआरवी भी गिवन है अपने को लैक्स में। अपने को इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। अब पी इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो इन्वेंट्री की वैल्यू 38 हो गई। 29 सेम 29, इधर कॉस्ट और एनआरवी तो 14, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 and 9 17, 4 1 2 5 and 2 7 and 1 81, तो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आती है 81 लाख। गेटिंग माय पॉइंट? तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है बुक के अंदर, क्वाइट सिंपल इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो बच्चों इन्वेंट्री की वैल्यू आई 81 लाख, ठीक है।
तो मैं होप करता हूं ये क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है, इजीली समझ आ गया होगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में कराया था और एक वीडियो में करा दिया, इनफ है 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वीडियो नंबर 2 कंप्लीट होता है, जहां पर हम लोगों ने एक तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड देखा और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड देखा। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फीफो, वेटेड एवरेज और लीफो, क्वाइट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये सारे मेथड डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।